Today we are going to discuss about cerebellar lesions. आज हम लोग cerebellar lesions के बारे में पढ़ेंगे। cerebellar lesions में क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और फिर यदि किसी को cerebellum के बारे में या उसके एग्जामिनेशन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन यदि हमें करना है cerebellum का तो कैसे करेंगे, इस दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर। ये आपको या पहले के टाइम में 1 साल पहले तक हम लोग इसे अप्लाइड एस्पेक्ट्स, ये टॉपिक आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों में ही कॉमन है। वहां पे भी आपको सेरेबेलर के लीजन्स और वो लीजन्स को क्या बोलते हैं, लीजन के बाद उनके साइन एंड सिम्टम्स को क्या बोलते हैं और कैसे टेस्ट किए जाते हैं क्लिनिकली वार्ड में, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। So first of all, what do you understand by lesion? When we say a lesion, it means there is some injury, it means there is some damaging or deteriorating sign or degeneration of the cerebellum itself, either due to some tumor or some hemorrhage और कुछ ट्रॉमा इस तरह का हो गया हो जिसकी वजह से cerebellum में प्रॉब्लम। ठीक है, सो व्हाट आर दी बेसिकली साइंस ऑफ सेरेबेलर लीजन्स? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो मोस्ट कॉमन साइन जिसे हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्टरबेंस इन टोन एंड पोस्चर। सेरेबेलम के लीजन की वजह से जो पेशेंट हैं उनके मसल के टोन में और उनके पोस्चर में दिक्कत आती है। टोन में दिक्कत होने को या टोन के कम होने को एटोनिया और हाइपोटोनिया और एटोनिया कहा जाता है। रिडक्शन इन टोन इज कॉल्ड हाइपोटोनिया एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टोन इज कॉल्ड एज एटोनिया। टोन को क्लिनिकली किस तरह से कैटेगराइज किया गया है ये हमने मसल टोन चैप्टर में पढ़ा है। सेरेबेलम के वजह से, सेरेबेलम में डैमेज की वजह से एटोनिया होने का रीजन is the reduction of facilitatory neocerebellar output. When we say neocerebellar output, it means the output from motor cortex which goes via pons and enter into the cerebellum through middle cerebellar peduncle. It means we are talking about neocerebellar output. It means we are talking about corticopontocerebellar tract, corticocerebellar pontocerebellar tract। ये ट्रैक बेसिकली फैसिलिटेटरी होते हैं और ये सिग्नल इनकी वजह से एक जो ऑलरेडी सेरेबेलम इनहिबिटरी टोन में है और यदि किसी का फैसिलिटेटरी टोन यदि कम हो जाए तो इट विल बिकम डबल इनहिबिशन एंड दैट मींस देयर इज द रिडक्शन ऑफ द फाइनल टोन, जो उनको बेसिकली हमारे टोन को इनहिबिट करता है। मसल टोन को एग्जामिन करने के लिए सब्जेक्ट को बोला जाता है कि यू जस्ट सिट रिलैक्सली। जैसे इसमें सब पर्सन बच्चे को बोला गया है कि आप शांत से बैठिए और उसके पैर को आगे की तरफ मूव कराया गया है इन दिस डायरेक्शन एंड ट्राई टू फील इफ देयर इज सम रेजिस्टेंस और नॉट। इफ देयर इज रिडक्शन इन रेजिस्टेंस, यदि रेजिस्टेंस कम फील हो, इस तरह का फील हो जैसे कि वो पैर लटका हुआ है कंप्लीटली, देन दिस टाइप ऑफ टोन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड टोन। तो सेरेबेलर में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज द रिडक्शन इन मसल टोन या लॉस ऑफ टोन इन मसल्स। अनदर थिंग, ये वाला जो पिक्चर है, इस पिक्चर में एक छोटी बेबी को दिखाया गया है। बेसिकली ये सेरेबेलर मेडुलोब्लास्टोमा से सफर कर रही है। मीन्स इसको सेरेबेलम के पास एक ट्यूमर है। दैट ट्यूमर इज बेसिकली इनहिबिटिंग द सेरेबेलर फंक्शन। So this
child is not able to stand properly because of the reduction in muscle tone, and she needs basically as a support of all the time. वैसे देखा जाए तो छोटे बच्चों में नॉर्मली टोन थोड़ा कम होते हैं, बट इस वाले में, यहाँ पे इस वाले इमेज में ये दिखाने का ट्राई किया गया है कि जो सी कैन नॉट स्टैंड इवन व्हेन द एज ऑफ स्टैंडिंग, और एज ऑफ स्टैंडिंग पास हो जाए उसके बाद भी वो स्टैंड नहीं हो पा रही है। तो ऐसे टाइम में यदि इन्वेस्टिगेशन करने पे ये पता लगा कि इट इज द सेरेब्रल टोन। अनदर थिंग अबाउट आफ्टर द टोन लॉस होने की वजह से साथ के साथ पूरे बॉडी का एक एटीट्यूड या एक पोस्चर में चेंज आ जाता है। यदि किसी का यूनिलैटरल लीजन है सेरेबेलम का, तो उसका जो बॉडी का वेट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो अनअफेक्टेड साइड है उस साइड उसका वेट जो है, जैसे मान लो लीजन यदि इस साइड है तो उसका वेट जो है सो पूरा बॉडी का वेट, हेड का वेट, शोल्डर का वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वेट, इवन the person or the patient is not able to sit down properly. What are the changes is seen, or what are the attitude changes that is seen in this person or in this patient is basically, you can see in this picture, very depictive picture, बहुत अच्छा picture है इस पेशेंट का, जो कि ये बता रहा है कि देयर इज रोटेशन ऑफ फेस टुवर्ड्स अपोजिट साइड, इसीलिए क्योंकि दैट इज बेसिकली द पुल्ड बाय द हेल्दी मसल, उसके अपोजिट साइड में फेस का रोटेशन हो जाना। लोअरिंग ऑफ शोल्डर ऑन द अफेक्टेड साइड, जिस साइड हुआ है उस साइड में शोल्डर का लो डाउन होना। आउटवर्ड रोटेशन एंड एबडक्शन ऑफ लेग on involved side, and then there is a trunk is bent with concavity, ये trunk concavity towards the affected side. This is because the weight of baby is thrown on the affected leg. So ये एक तरह से attitude में change है, जो person जो है वो basically इस सीधा बैठ नहीं पाता है, and sometimes यदि उसे बैठने के लिए यदि उसे सपोर्ट ना दिया जाए तो he or she may fall down towards this side. So this is the basically the attitude change in the unilateral lesion of cerebellum. Third thing, that is when we test the deep reflexes. जब deep reflexes test करते हैं तो that reflexes become very weak, but at the same time that becomes pendular. Pendular means oscillatory movement, means नी ज्वाइंट पे यदि आप रिफ्लेक्स टेस्ट कर रहे हो तो व्हाट हैपेंस, दैट नी ज्वाइंट इज नॉट गिविंग द रिफ्लेक्स वेरी फास्ट, लेकिन जो भी रिफ्लेक्स वो दे रहा है दैट रिफ्लेक्स इज रिपीटेटिव रिफ्लेक्स, बेसिकली ऑसिलेटरी और पेंडुलर मूवमेंट होते हैं नी ज्वाइंट का। जर्क इन विच द इनिशियल रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स द लेग शेक्स several to and fro movement before it comes to rest. ये भी उसी वजह से होता है क्योंकि मसल्स में टोन बहुत कम हो गए होते हैं। इस चीज को पेंडुलर नी रिफ्लेक्स कैसा होता है एंड वर्ड में हम कैसा फील करेंगे कि दिस इज पेंडुलर और नॉट, इसके लिए मैं एक वीडियो लाया हूँ, ये इस इमेज में यू जस्ट सी व्हाट इज द पेंडुलर नी रिफ्लेक्स। तो यू हैव सीन दैट कि जब उसे नी ज्वाइंट पे जब उसको रिफ्लेक्स टेस्ट करने के लिए किया गया, what was basically there was, again I am showing this, you see there is the to and fro movement multiple times before it coming to rest. In normal person, after the knee jerk, the reflex do not continue like this. So ये नॉर्मल और एबनॉर्मल में ये डिफरेंस है।
This is called pendular knee jerk reflex. This is very good sign of cerebellar lesion. Now coming to the second thing, that is the disturbance in equilibrium. The patient suffering from due to the cerebellar lesion are having the disturbance of equilibrium. He walks on a wide base, वो एक normal gait maintain नहीं कर पाता है. So that gait is basically called as cerebellar gait. It is also called as drunken gait. It is also called as drunken like gait. Wide base and sways from side to side. Even in severe cases, जब severe lesion हो, तो person is unable to maintain the upright posture and falls towards one side. So this is the another thing, that the gait of person is affected. ये एक इमेज है जिसमें सेरेबेलर गेट को दिखाया गया है. ये देखो एक बच्चे को कि how he is walking, that he is walking with no crossing of legs during walking. He is basically, and along with that the hand and leg movements, it is just like it is not steady. मतलब कि एक इस तरह से continuous movement नहीं है. You again see this. This is basically called as the cerebellar gait. अब ये गेट को हमें पहचान लेना है. इस गेट को कभी कभी हम लोग वार्ड में होते हैं या आप अपने क्लिनिक्स में होते हैं, उस टाइम में जब पेशेंट वॉक करके आता है, वॉकिंग इन योर चैम्बर, एट दैट टाइम यू शुड नोटिस दैट व्हाट इज द गेट ऑफ द पर्सन, वो कैसे चल के आ रहा है, और उससे भी हमें क्लू मिल जाता है कि देयर इज सम न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एबनॉर्मल गेट्स, उसमें से एक ये गेट है सेरेबेलर गेट. इट इज आल्सो कॉल्ड एज drunken gait. Because of the incoordination of movement, the cerebellar disorders में जो lack of coordination होता है, इसे हम लोग एटेक्सिया बोलते हैं. मीन्स उसके मूवमेंट सही तरीके से नहीं है, सही सीक्वेंस में नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज एटेक्सिया. एटेक्सिया कभी कभी आप लोगों को एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन में आता है. सो यू शुड नो द 3 important कैरेक्टरिस्टिक्स और 3 important features of ataxia. First feature is called decomposition of movement. मीन्स जो भी मूवमेंट हो रहा है वो अचानक से खत्म हो जाना, और फिर उसी मूवमेंट को कंटिन्यू करने के लिए पर्सन को फिर से एक्ट करना. दैट इज कॉल्ड, वो मूवमेंट खत्म. इसीलिए क्या होता है, मूवमेंट विल अकर इन स्टेजेस. ऐसा लगेगा कि मूवमेंट एक डिफरेंट जॉइंट्स में स्टेज में हो रहा है. सो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज decomposition. It is one of the sign of ataxia. Another important sign is asynergia. It is basically the lack of coordination
between the protagonist, antagonist and the synergist muscle. Means डिफरेंट जो मसल ग्रुप्स हैं, जो एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट ग्रुप के, और साथ में यू कैन से द प्रोटैगोनिस्ट और साइनर्जिस्ट ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होना। यदि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो द पर्सन कैन नॉट फ्लेक्स और एक्सटेंड प्रॉपर्ली, और कभी एक साथ रिलैक्स कर जाए तो कैन नॉट फ्लेक्स। सो इस तरह की चीजें थिंग्स इज कॉल्ड ए साइनर्जिया। मीन्स उनके बीच में सिम्बायोसिस नहीं है कि एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए। थर्ड इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटेक्सिया इज डिसमेट्रिया। इन दिस द मूवमेंट्स आर इनकरेक्ट इन फॉर्म ऑफ रेंज, डायरेक्शन एंड फोर्स। मीन्स हमें कितना मूव करना है इस चीज का रेंज पता नहीं है, और वो ज्यादा मूव कर जाएगा या कम मूव करेगा। सो दिस ज्यादा मूव करने को ओवर शूटिंग बोलते हैं। जो इंटेंडेड मार्क है उससे ज्यादा चले जाना, दैट इज कॉल्ड ओवर शूटिंग। इट इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपरमेट्रिया। मींस मेजरमेंट सही नहीं हो रहा है, जो विजुअल क्यू है, जो देखने से कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, सो दैट पॉइंट इज एब्सेंट, दैट इज कॉल्ड द इनकरेक्ट रेंज इन इनकरेक्ट इन फॉर्म ऑफ रेंज, डायरेक्शन एंड द फोर्स ऑफ मूवमेंट। कभी कभी ज्यादा हो जाना या कम हो जाना, ज्यादा होने को हाइपरमेट्रिया एंड कम होने को हाइपोमेट्रिया। यहाँ मेट्रोपिया नहीं है, मेट्रोपिया इज बेसिकली द विजन। सो इट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रिया एंड हाइपोमेट्रिया। इट इज द मेजरमेंट, मीन्स मेजरमेंट का ज्यादा और कम, जो सेल्फ असेसमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द मूवमेंट, उसका रेंज, डायरेक्शन एंड फोर्स में डिफरेंस आ जाए। दिस ऑल थ्री टुगेदर इज कॉल्ड एज एटेक्सिया। सिर्फ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट में क्या क्या लैक हो सकता है, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ मूवमेंट होंगे, मसल खत्म हो जाएंगे मूवमेंट, फिर अचानक से उसे दूसरा ज्वाइंट पे फिर से काम करना पड़ेगा। मसल्स में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होना, और उसकी वजह से मेजरमेंट जो है कभी ज्यादा या कम हो जाना, डायरेक्शन गलत हो जाना, मिस डायरेक्ट हो जाना, कभी फोर्स ज्यादा या कम हो जाना। दिस इज कॉल्ड द डिसमेट्रिया। ये डिफरेंट इमेजेस दिखाया गया। यदि आप सेरेबेलर के पर्सन, लीजन के पर्सन को वॉक करने बोलोगे तो ही डू नॉट नो कि हाउ मच के पैर उठाने के लिए कितना तक पैर उठाना है, फिर जब उसे चेंज करना है। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑल टुगेदर। सबको एक साथ यदि जोड़ा जाए देन इट इज कॉल्ड एज एटेक्सिया। You can see here the hand movements and this. So these are basically the asymmetrical hand movements in the different persons in the different stages of movement. सिर्फ वॉक करने में 2-4 कदम चलने के लिए उसे बोला गया है, इस इमेज में ये दिखाया गया। And you can see that there are lot of movements and still the intended goal is not achieved properly. That is basically called as the ataxia. Another important thing related to cerebellar lesion is called intention tremor. Intention tremor. Tremor means irregular movement, but this irregular, or you can, it is not irregular all the time, but it is a rhythmic but not intended. मतलब कि हमें पता नहीं है तब भी जो है सो हमारे मसल्स में मूवमेंट हो रहे हैं। So that type of thing is called as tremor. जैसे मैं आपको यहाँ पे इमेज में अपने इसमें वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस तरह का मूवमेंट यदि हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज ट्रेमर। बट इन सेरेबेलर लीजन, ट्रेमर्स के बहुत सारे कॉजेज हैं। सेरेबेलर लीजन में जो ट्रेमर होता है उस ट्रेमर को इंटेंशन ट्रेमर कहा जाता है। अदर कंडीशंस में भी ट्रेमर होते हैं, लाइक हाइपर थायराइडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस में ट्रेमर होता है, माइल्ड ट्रेमर। जैसे पेशेंट को कभी आप बोलते हो हाथ आगे कर ले तो he will feel the movement like that. So that type of tremor is basically another type. एक ट्रेमर हम लोग नेक्स्ट आगे जब पढ़ेंगे बेसल गैंग्लिया लीजन में, वहां पे रेस्टिंग स्टेट में भी ट्रेमर हो रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग ट्रेमर। We will today we will discuss about intention tremor. Means normal या resting state में there is no movement, but this tremor is become evident
ड्यूरिंग पर्पसफुल मूवमेंट। जैसे आप उसे बोलोगे कि ये पेन पकड़ लो, जब आप वो हाथ रेस्टिंग स्टेट में रखा है तो देयर इज नो मूवमेंट। बट यदि वो मूव करेगा, जैसे जैसे नजदीक जाता जाएगा तो उसका ट्रेमर बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की तरफ नजदीक जाएगा उसकी ट्रेमर बढ़ती चली जाएगी। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द इंटेंशन ट्रेमर। इट इज मोर मार्क्ड एज हैंड अप्रोचेस द ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के नजदीक हो, and are observed very significantly at the end of movement. But this type of tremor is coarse. coarse का मतलब पूरा विजिबल है, ज्यादा दिखाई देने वाला, coarse, oscillating and to and fro and rhythmic, that is the tremor का यही कैरेक्टरिस्टिक है, oscillating movement, to and fro movement, rhythmic movement. But coarse word is important in the intention tremor. थायरोटॉक्सिकोसिस में जो ट्रेमर होते हैं या हाइपरथायरॉयडिज्म में, और यू कैन से इन द ग्रेव्स डिजीज में, दैट ट्रेमर इज कॉल्ड फाइन ट्रेमर, उसमें फाइन ट्रेमर होता है। यहाँ पे सेरेबेलर लीजन में, इंटेंशन ट्रेमर में कोर्स ट्रेमर होते हैं, यहाँ पे इंटेंशन ट्रेमर होता है। बेसल गैंग्लिया लीजन में ट्रेमर को रेस्टिंग ट्रेमर कहा जाता है। So these all different things of tremor and features we will discuss in the different classes. So intention tremor, these are very significantly observed when the efferent pathway of the superior cerebellar peduncles are involved. Superior cerebellar peduncle के जो efferent pathways हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ये ट्रेमर होते हैं। ये फिर से एक वीडियो है इंटेंशन ट्रेमर का, यू जस्ट सी इट। वो देखो, जब वो हैंड रुका हुआ था, अभी देखो जैसे यहाँ रुका हुआ है तो देयर इज नियर अबाउट नो मूवमेंट रेस्टिंग स्टेट में, लेकिन जैसे कलम पकड़ने के लिए पहुंचे तो उसका जो है सो ये मूवमेंट इस तरह से होने लगे। जैसे ये जितना नजदीक पहुंच रहे हैं उसके हैंड की मूवमेंट, और इसका मूवमेंट इतना ज्यादा है कि यू कैन नोटिस आल्सो इन द रिस्ट मूवमेंट, रिस्ट जॉइंट आल्सो you can see in the repeated images. So this is basically about the intention tremor. ज्यादातर कंडीशन में सेरेबेलर लीजन्स में ये इंटेंशन ट्रेमर देखा जाता है। So we have seen the different types of the clinical features related to the cerebellar lesions, right? Now about the another clinical feature related to cerebellar lesion, it is called as nystagmus. Nystagmus is defined, इसको याद रखने के लिए 4 डिफरेंट पॉइंट्स में मैंने यहाँ रखे हैं। इट इज ए रेगुलर, रिदमिक, टू एंड फ्रो, इनवॉलेंटरी ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ आई। रेगुलर, रिदमिक, टू एंड फ्रो, to and fro means oscillatory basically, involuntary movement of eye. It occurs due to incoordination of extraocular muscles. ये extraocular muscles में incoordination की वजह से। So incoordination जब होगा तो सभी जगह क्यों होते हैं ये? It is due to damage to flocculonodular lobe as well as damage of medial longitudinal fasciculus, कल हमने पढ़ा था। So and this occurs at rest. इसमें जरूरी नहीं है कि विजुअल सीन मूव करना जरूरी ही हो। So nystagmus
is basically the involuntary oscillatory movement of eyes occurs due to incoordination of extraocular muscles. ये इस छोटे बच्चे में ये निस्टैग्मस का एक एग्जाम्पल दिखाया है, दिखाने का। इसमें क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को बोल रहे हैं कि जो ये हाथ को फॉलो करो। जब वो हाथ के मूवमेंट को या ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को, यदि ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को फॉलो नहीं कर पा रहा, एट दैट टाइम यू हैव नोटिस दैट ऑसिलेटरी, जैसे किसी एक जगह पे विजन फिक्स करने के लिए बोलते हैं, जब उससे बोल रहे हैं कि मूव करो तो यू कैन सी द आई बॉल इज रोटेटिंग प्रॉपर्ली। बट यदि उसे बोल रहे हैं कि ऊपर की तरफ आई बॉल फिक्स करो, यू कैन नोटिस हियर दैट देयर इज some movement in the eyeball. That regular oscillatory eyeball movement is basically called as nystagmus. So nystagmus is seen. फिर से देखो आप यहाँ पे, ये देखो जब उसे बोल रहे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, so this type of movement is called as nystagmus, and nystagmus is seen due to incoordination of extraocular muscles in cerebellar lesion in the flocculonodal lobe as well as CNS ब्रेन के अंदर जो व्हाइट मैटर ट्रैक्ट है नॉर्मल कॉर्टेक्स में, दैट इज द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल वेसिकुलस, उसके भी डैमेज से ये होता है। सो निस्टैग्मस के दीज आर द कॉजेज ऑफ द निस्टैग्मस। अनदर फीचर इज कॉल्ड डिसआर्थरिया और स्कैनिंग स्पीच। अब ये क्लिनिकल फीचर है सेरेबेलर लीजन में। It is due to incoordination of the various muscles involved in speech. बोलने के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उन मसल ग्रुप में यदि कोऑर्डिनेशन नहीं हो प्रॉपरली, तो ऐसे टाइम में क्या होता है, जो वो स्पीच है दैट इज बिकम स्लरिंग, वो आदमी सही तरीके से बोल नहीं पाते। मीन्स जो भी बोलने का ट्राई करेंगे वो रिपीटेड बोलेंगे या एक साथ वो बोलने का ट्राई करेंगे, बोल नहीं पाएंगे, वर्ड रुक जाएगा, और जब अचानक से बोलेंगे तो जोर से बोल देंगे, कभी कभी एक्सप्लोसिव बोल जाएंगे या कभी कभी पॉजेज होगा एट द रॉन्ग प्लेसेस। तो दिस इज कॉल्ड स्लर्ड, प्लोरॉन्ग एंड एक्सप्लोसिव विथ पॉजेज एट रॉन्ग प्लेसेस। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड डिसआर्थरिया। इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्कैनिंग स्पीच। सो ये भी सेरेबेलर लीजन का एक क्लिनिकल फीचर। इसका आपको वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि जो भी वीडियो मैं दिखा रहा हूँ व्हाट आई कैन फील कि आपको आवाज सुनाई नहीं दे रहा है कि उसमें मैं क्या दिखा। सो दैट्स व्हाई ये स्पीच वाला ये आप लोग खुद से सर्च करना, या इवन जब व्हेन यू सी द अदर फीचर्स एट दैट टाइम उस पेशेंट को आप बोलने उससे जब बात करोगे देन यू कैन नोटिस दैट स्लरिंग स्पीच, जो कैसे आवाज लड़खड़ा रहे हैं। सो दैट टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड डिसआर्थरिया और स्कैनिंग स्पीच। अब ये इन तीनों चीजों, इंटेंशन ट्रेमर, स्कैनिंग स्पीच और निस्टैग्मस, साथ में अनस्टेडी मूवमेंट, मीन्स इन तीनों को चारकोट स्ट्राइड कहा जाता है। मीन्स निस्टैग्मस, इंटेंशन ट्रेमर एंड द स्कैनिंग स्पीच, इन तीनों का कॉम्बाइंड feature is called Charcot stride, and this is also called as associated with unsteady voluntary movement. It is also called as aesthesia, means ataxia plus Charcot stride is called aesthesia. It is seen in disseminated sclerosis, basically neurodegeneration, इस तरह से हो। sclerosis is degeneration, basically neurodegeneration. It is also called as multiple sclerosis, a disseminated sclerosis. It causes disturbance of the connections of cerebellum with brain stem, means cerebellar peduncles may be the problem. So this is called as aesthesia. It is basically nothing but the combination of ataxia as well as Charcot stride, and Charcot stride is having the three features: nystagmus, intention tremor, and scanning speech. So this is the clinical features of cerebellar lesion. आज के जो अभी तक हमने आपको चीजें बताई है, these things are basically the clinical features of cerebellar lesion.
एक और इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज कॉल्ड रिबाउंड फेनोमेनन। रिबाउंड फेनोमेनन में जब पेशेंट जब अटेम्प्ट करता है किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में मूव करने का, जैसे आपके हाथ को यदि रेजिस्टेंस दिया जा रहा है और आप उसे मूव कर रहे हो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में, और यदि वही रेजिस्टेंस को सडनली हटा दिया जाए तो दैट लिम्ब फोर्सिबली टुवर्ड्स द इफेक्ट वाज मेड, सो वो टुवर्ड्स अपोजिट साइड में तुरंत हो जाता है, क्योंकि इसमें ब्रेकिंग एक्शन ऑफ एंटागोनिस्ट मसल खत्म हो चुके होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ फीचर इज कॉल्ड रिबाउंड फेनोमेनन। इसका भी इमेज मुझे मिला है, दैट इमेज I want to not image, basically it is again the video. You can notice that where how the rebound phenomenon is examined. It is called as Holmes. ये दो प्रॉब्लम में बताते हैं, सेरेबेलर एज वेल एज द प्रोप्रियोसेप्टिव प्रॉब्लम्स में। What you have seen कि जैसे उसके रेजिस्टेंस जब वो खींचा जा रहा है, जब वो खींच रहे हैं, एट दैट टाइम दैट इज रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड, लेकिन रेजिस्टेंस जब हटा देते हैं तो दैट विल रिटर्न बैक। दिस इज कॉल्ड एज ए रिबाउंड फेनोमेनन। So this is the basically the features of the rebound फेनोमेनन। Now इन सब फीचर्स को टेस्ट करने के लिए देयर आर फ्यू क्लिनिकल टेस्ट, जैसे कि गेट को, स्पीच को, और बाकी कुछ और टेस्ट है कोऑर्डिनेशन को। सो देयर आर फ्यू क्लिनिकल टेस्ट ऑफ सेरेबेलर डिस्फंक्शंस। फर्स्ट वन इज द गेट टेस्ट। द पेशेंट इज आस्क्ड टू वॉक ऑन ए स्ट्रेट लाइन बट ही इज अनेबल टू डू इवन विद आईज ओपन। ही फॉलोज ए जिगजैग पाथ, दैट इज कॉल्ड गेट टेस्ट। इस गेट टेस्ट के लिए ये एक खुद ही डॉक्टर है, बेसिकली ही इज नॉट सफरिंग बट ही इज डिमोन्स्ट्रेटिंग बेसिकली द एटैक्सिक गेट और सेरेबेलर गेट को ये डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं इस इमेज में। यू कैन सी इस वीडियो में, यू कैन सी पेशेंट के वाइड स्टैंस होगा, थोड़ा वाइड, देखो पैर कैसे, एंड उस ट्रंक में अनस्टेडीनेस होंगे। देखो पेशेंट इस तरह से हिलता डुलता रहेगा। और जब से आप बोलोगे कि वॉक करो तो ही विल वॉक वेरी टेंडेबली, ये इस तरह से, ये देखो, तो ये इस तरह से वॉक करेगा वो। यू कैन नोटिस इट इज सो मच डिफिकल्टी इन वॉकिंग। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द ड्रंकन गेट और सेरेबेलर गेट। ड्रंकन गेट से बेटर वर्ड है, आप उसे एटैक्सिक गेट बोले या सेरेबेलर गेट बोले, नॉट एटैक्सिक। सेरेबेलर गेट इज बेस्ट वर्ड। You can notice here how the person is going. Past pointing. The movement goes beyond the intended point. This is called overshooting और it is a manifestation of dysmetria. Measurement सही नहीं हो पाना means जितने पॉइंट पे जाना, सो कभी हाइपोमेट्रिया हो जाएगा या कभी हाइपरमेट्रिया। पास्ट पॉइंटिंग को टेस्ट करने के लिए You ask the subject for a finger nose test. आप क्या करते हो एज ए एग्जामिनर, आप उसके सामने फिंगर रख देते हो और उसे बोलते हो कि आप फिंगर टच करेगा और नोज टच करेगा। You can see that I can do very fluently finger and nose with my hand. Similarly, you can ask him for doing the touching the finger, touching the nose. So this type of thing is called as the finger nose test. नॉर्मल में इस तरह का फिंगर नोज टेस्ट होगा, लेकिन यदि किसी को इंटेंशन ट्रेमर हो
तो वो क्या होगा, जब वो नोज टच करने लगेगा तो नोज के पास उसके हैंड थोड़ा सा ज्यादा मूव करने लगेंगे, फिर जब वो जाएगा फिंगर के पास फिर ज्यादा मूव करेंगे, और वो कभी इधर कभी पॉइंट मिस करना। सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज ऑब्जर्व इन फिंगर नोज टेस्ट। ये ये वीडियो दिखाया फिंगर नोज टेस्ट को। दिस इज द नॉर्मल फिंगर नोज टेस्ट। ये देखो नॉर्मल किया जा रहा है, नॉर्मल टेस्ट है ये, लेकिन जिसको सेरेबेलर लीजन होगा उसमें एबनॉर्मलिटी होंगी। अब देखो ये एबनॉर्मल फिंगर नोज टेस्ट। ये भी नॉर्मल ही दिखा रहा है। ये देखो यहाँ पे वो अपनी फिंगर को सही जगह पे नहीं फिक्स कर पा रहे हैं, नोज को टच नहीं कर पाएंगे नोज से। देयर इज द यू कैन सी द इंटेंशन ट्रेमर एज वेल एज द पास्ट पॉइंटिंग, हाइपो एंड हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर एंड हाइपोमेट्रिया। सो दिस इज बेसिकली द फिंगर नोज टेस्ट। देयर इज अनदर टेस्ट जो पेशेंट उठ नहीं पाते हैं, बिस्तर पे लेटे ही रहते हैं, उनमें एक और टेस्ट करने किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हील सिन टेस्ट। हील सिन टेस्ट में सब्जेक्ट को लेटे ही में ही उसे बोला जाता है कि अपने हील से सिन के ऊपर में मूव करवाइए। इसमें हील से सिन के ऊपर में पूरा मूवमेंट करने बोला जाता है, जो नॉर्मल पर्सन कैन इजीली डू। दैट इज हील को उसके सिन के ऊपर कंप्लीटली एक लाइन बनाने बोला जाता है, लाइक दिस यू कैन सी। फिर से दिखा रहा हूँ, रुक गया था। ये कंप्लीटली फॉलो नहीं, ये देखो जिस तरह से ये रुक रुक के मूव कर रहा है, डायरेक्ट स्मूथ मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। सो दैट ब्रेकिंग मूवमेंट एंड देन लीविंग द पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिसमेट्रिया। इस वाले में यदि स्मूथली कर पा रहा है ज्यादा बेटर तरीके से, यू कैन सी यहाँ भी हल्का हल्का ब्रेक है। सो दिस इज बेसिकली हील सिन टेस्ट। हील सिन टेस्ट में उसे नी जॉइंट से लेकर के उसे हील तक में मूव करवाना है सिन के ऊपर, सिन ऑफ उसके ऊपर हील को। दिस इज कॉल्ड हील सिन टेस्ट। Another test is called adidokinesia. Person is asked to perform rapidly alternative movements. Means उसे अपने supination and pronation of forearm, उस तरह से जैसे कि एक हाथ रख देते हैं, उसे बोलते हैं कि अपने forearm को pronate करिए and supinate करिए, इस तरह से उसे मूव करने बोला जाता है। अल्टरनेटिंग मूवमेंट, जो सेरेबेलर लीजन होंगे वो रैपिडली अल्टरनेट मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एडाइडोकाइनेसिया। यदि जो कर पाते हैं, जो नॉर्मल है, दैट इज कॉल्ड एडोकाइन, इट इज कॉल्ड एडाइडोकाइनेसिया। मींस ये रिपीटेड अल्टरनेटिंग मूवमेंट को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडाइडोकाइनेसिया। ये भी सेरेबेलर लीजन का एक फीचर है। इसमें इस वीडियो में ये एडाइडोकाइनेसिया एंड उसको टेस्ट करने का this is the normal. This is normal. A person can rapidly do alternate supination and pronation. Now, adidokinesia or dysdiadokinesia, it is also called as dysdiadokinesia, A and dis. You can see कि उसे आप बोल रहे हो अल्टरनेट करने के लिए, वो अल्टरनेट नहीं कर पा रहा, कभी कभी वो रिपीटेडली सेम मूवमेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द, यू कैन सी दिस इज कॉल्ड adidokinesia. It is also called dysdiadokinesia. So this is
Now in the last, I want to show you a 5-minute video in which uh, all the different tests of coordination, you can see the cerebellar lesion has been summarized in one. It is very important OSCE guide, that is objective structured clinical examination guide for cerebellar examination. This is very widely available in YouTube. You can see this video. I am just showing you here without sound. मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए कि how cerebellar lesions are tested and how they are diagnosed. It is about 5-minute full video of Geeky Medics. You can find this also on YouTube. It is there are so many other medical videos. You can see here first the washing of hands, then introducing yourself. These are the two medical students. They are doing the test, how to perform the test. You have to explain the examination. आपको examination को explain करना है. आपको पेशेंट से consent gain करना है कि हम आपका cerebellar exam. पहला test is the assess the gait. You have to observe the stance and stability. यदि किसी को टैंडमली बोला जाए चलने के लिए एक पर्टिकुलर स्टेशन, देन रोमबर्ग टेस्ट. इसमें पेशेंट को बोला जाता है कि आप आंख बंद करके अपनी जगह पे खड़े होइए. यदि जिनको सेरेबेलर लीजन होता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन अनस्टेडी होता है. I will tell you there is a Romberg sign that is associated with the sensory ataxia. Now it is assessing the speech. Slurred speech is characteristic of, उसे कुछ वर्ड बोले जाते हैं बोलने के लिए. Now you see the assessing the nystagmus, eyeball movement को assess कर रहे हैं. यदि nystagmus होगा तो आपको फिर ये नोटिस करना है कि डायरेक्शन किधर है nystagmus का और गेज किधर है. आपको उसको वो चीज भी नोटिस करना है. एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आई बॉल को आप हैंड मूवमेंट को एक जगह पे रोक देते हैं. दिस इज द नॉर्मल आई बॉल मूवमेंट. एबनॉर्मल आपने देखा था अभी डिजीज के कंडीशन में कि कैसे वो ऑसिलेटिंग मूवमेंट था. नाउ इट इज द फिंगर नोज टेस्ट. दिस इज द टचिंग द फिंगर, टचिंग द नोज. द पेशेंट विल डू विद द बोथ हैंड्स. You can see the subject is doing very proficiently. Now assess for the rebound phenomenon. Rebound phenomenon के लिए इस वाले में क्या किया गया है, ये आर्म को पुश करेंगे नीचे की तरफ. इस वाले इमेज में देखो, यदि वो रिटर्न बैक हो जा रहा है रेजिस्टेंस छोड़ते ही, यदि रिटर्न बैक वापस आ गया, दैट इज कॉल्ड रिबाउंड फेनोमेनन. इट इज बेसिकली द फीचर. देन असेसिंग द टोन. सेरेबेलर लीजन में हाइपोटोनिया या एटोनिया होता है. टोन एसेस करने के लिए you do the passive movement and you feel if there is resistance even during the relaxing state. That is called the tone. Now the dysdiadokinesia and adiadokinesia. Perform rapid alternate movements. If you all would have been here, I would ask you to do these tests by yourself and practice. Now see testing the reflex. नॉर्मल कंडीशन में एक बार में ही रिफ्लेक्स होता है. ये देखो आप, एक मूवमेंट होगा और उसके बाद रुक जाएगा. जिनका पेंडुलर सेरेबेलर में रिफ्लेक्स में पेंडुलर रिफ्लेक्सेस होते हैं. Now this is called heel sin test. Then again put on the knee and then move. This is called heel sin test.
then finally thank the patient. So this is about the today's case. Then you have to summarize the findings, what the findings you have done. That is called reporting. That is called reporting. So this is about all about the cerebellar lesions, and the you will find so many videos on YouTube, so many things. So आप लोग उसे देखिए, and I will ask you to do this by your own. Try to be fluent. In exam, in practical exam, you will be asked the question how to examine the cerebellum. For that, जैसे इस वीडियो में 5 मिनट के इस वीडियो में जैसे डिफरेंट टेस्ट किए गए हैं और फिर बाद में समराइज किया है, उसी तरह का आप इसे प्रैक्टिस करो एंड यू लर्न द फीचर्स ऑफ द सेरेबेलर लीजन्स, कैसे क्या क्या होता है. ठीक है. थैंक यू ऑल. सो आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर टुडेज क्लास. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट बेसल गैंग्लिया, एनाटॉमी एंड द कनेक्शंस. बेसल गैंग्लिया के एनाटॉमी और कनेक्शंस के बारे में कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. थैंक यू ऑल. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Wonderful. Thank you, sir. आप लोगों को यदि कुछ डाउट है तो आप लोग पूछिए. बेसिकली